Hey guys, welcome to my channel. My channel name is Indian Girl in Japan and I am Kavita. तो सबसे पहले बहुत दिन के बाद अपने चैनल पर एक ऐसा कुछ वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लिया था, ज़्यादा एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर भी बहुत आई थिंक एक आध महीने तो मैं एक्टिव नहीं थी। लास्ट महीने से कुछ मैं एक्टिव हूँ। वही होता है कि आप काम में बिजी हो जाते हो और आप बहुत नए होते हो। जब आप किसी एक फील्ड में चले जाते हो एकदम नए से, तो बहुत टाइम लगता है आपको उस फील्ड में थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। तो मेरे साथ भी यही हुआ एंड थैंक यू सो मच जो नए लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं एज वेल एज इंस्टाग्राम पर मुझे जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द माय फैमिली गाइज। और आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है एंड ये आप लोग बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा अगर आप नए हो तो जापान में एंड यू आर प्लानिंग टू कम जापान। और ये टॉपिक जो है मैं इसलिए अभी बना रही हूँ बिकॉज आई हैव गोन थ्रू, मतलब मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ है अभी पिछले कुछ महीनों में। इसके लिए मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंड मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि जो अपकमिंग लोग हैं उनको थोड़ा बहुत मदद मिले इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, ये जो है ये मेरे खुद के ओन एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई ना ही वीज़ा एजेंट हूँ और ना ही मैं किसी का वीज़ा करवाती हूँ और ना ही मुझे किसी एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि आपको हमें इस एजेंट का नंबर दो, आप जापान कैसे गए हो, आपने खर्चा कैसे उठाया, आपको खर्चा कितना लगा और आप जापान कैसे पहुंचे हो। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं आप लोगों के साथ बहुत कभी शेयर कर दूंगी अगर आपको देखना है। मैंने किसी एजेंट को हायर नहीं करा है और मेरे जो रूट्स हैं ये जापान में है, बहुत पहले से है, पुराना रिश्ता है मेरे जापान से। ऐसा कुछ ये नहीं कि मैं एजेंट के थ्रू आई हूँ। तो ठीक है, तो चलते गाइज मैं जो है मेन टॉपिक पर आ जाती हूँ। आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कि हाउ टू गेट अ वर्क वीजा इन जापान। वर्क वीजा आपको जापान में कैसे मिलता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो जो है मैं आपको बेसिक जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। एंड ये इसलिए शेयर कर रही हूँ और ये मेरा खुद का ओन एक्सपीरियंस है। और मैंने किसी ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर मैंने जिसे देखा है, बहुत सारे लोग लॉयर्स हायर करते हैं वर्क वीजा के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था, तो वो क्यों नहीं करा था तो मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बता रही हूँ क्यों नहीं करा है एंड मेरा वर्क वीजा कैसे हुआ और क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इंडिया वालों से, ठीक है। मतलब इंडिया से जो आता है उनके लिए क्या फॉलो करना पड़ता है एंड जापान में जो है उनके लिए क्या फॉलो करना पड़ता है। गाइज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप ये वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड बिकॉज अगर आप बीच में छोड़ के जा रहे हो तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी तो ले लो, अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, डोंट वरी। एंड अगर आप लास्ट तक देख रहे हो वीडियो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि वर्क वीजा का क्या सीन है और क्या सीन नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इंडिया से। जो बंदा या बंदी इंडिया से यहाँ पर काम के बेस पर आता है तो उसको क्या फॉलो करना पड़ता है और उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। अगर समझो आप किसी भी इंडिया की कंपनी से यहाँ पर जापान में आ रहे हो एंड वहाँ से आपको कंपनी ने डायरेक्टली, मतलब यहाँ जो भी कंपनी आप कंपनी में यहाँ पर आते हो तो जो भी पेपर वर्क होता है वो यहाँ की कंपनी यहाँ के लॉयर के थ्रू या फिर खुद जाकर इमिग्रेशन में जाकर आपका जो वर्क वीजा का प्रोसेस होता है वो करती है, ठीक है। एंड जब वो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी COE निकलता है तो वो आपको इंडिया तक आपको सेंड कर देते हैं एंड उसके बाद वो ऑफ एलिजिबिलिटी आपको लेकर एम्बेसी जाना पड़ता है। कहीं पे भी रहते हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, किसी भी जहाँ पर रहते हो उसके आसपास की एम्बेसी में आपको जाना होता है, ठीक है। तो वो सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पर 1 साल का वीजा लगता है या फिर 2 साल का वीजा लगता है, वो डिपेंड करता है आपकी सर्टिफिकेट में कितने साल का वीजा लिखा रहता है, क्या मतलब क्या प्रोवाइड होता है इन्फॉर्मेशन, इसके बेस पर आपको वहाँ पर वीजा लगता है। ये हो गया एक पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू भी जा रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ। एंड सेकेंड पॉइंट ऐसा हो जाता है कि अगर आप इंडिया में सिर्फ डिग्री लेते हो एंड यहाँ पर जापानीज लैंग्वेज सीख कर अगर आप कंपनी में वर्क वीजा करवाने जाते हो तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको 1 साल का वीजा लगता है या फिर मैक्स टू मैक्स 3 साल का वीजा लगता है। ऐसा क्यों होता है तो उसके पीछे भी
बहुत सारे रीजंस है, आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। एंड समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी है, वो समझ जाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो डिग्री होता है वो डिग्री हमारे इंडिया में 3 साल की डिग्री जो होती है, ग्रेजुएशन होता है 3 साल का होता है। अगर आप इंजीनियर या फिर मेडिकल फील्ड से हो तो आपका डिग्री होता है 4 साल का, राइट। तो जो 3 साल का कोर्स होता है उसको प्लस हम लोग ने 2 साल जापानीज करके अगर हम लोग वीज़ा करवा रहे हैं तो वर्क वीज़ा करवा रहे हैं, और आपका जो इंडिया में फील्ड होता है उसी सेम फील्ड में आपको जॉब यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो वीज़ा होता है वर्क वीज़ा का होता है, उस टाइम पर बहुत सारे बंदे जो है लॉयर्स हायर करते हैं, या फिर जिस कंपनी में आप मतलब छोटी मोटी कंपनी, अगर आप जापानीज लैंग्वेज कर डायरेक्टली ऐसे किसी बड़े कंपनी में जंप नहीं मार सकते हो, आपको पहले जो हायर होती है वो छोटी मोटी कंपनी ही आपको हायर करती है। तो छोटी मोटी कंपनी के पेपर वर्क्स जो होते हैं वो खुद से भी आप कर सकते हो, अगर आप स्मार्ट हो, नहीं हो तो फिर आप लॉयर हायर कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर जो है वीजा डिसाइड होता है 1 साल का होता है या 3 साल का होता है। अगर आप जापान में तो आपको COE का कुछ ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है, आपका जो जायरियो कार्ड होता है, LN कार्ड होता है, वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप पर आती हूँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर लैंग्वेज सीखते हैं एंड सेमंग आपको जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल जाते हैं, जो 2 साल का कोर्स होता है, और बहुत सारे लोग 3 साल के कोर्स में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड तांकी दाइगाकू इन जापानीज। तो हाँ, जो बंदे हैं, जो भी बंदा या बंदी है, वो लोग जो अगर ग्रेजुएट होने के बाद काम ढूंढते हैं, वर्क उनको अगर कंपनी हायर करती है तो वहाँ का जो प्रोसेस होता है वो बंदा खुद से भी कर सकता है या फिर लॉयर को हायर कर सकता है। अभी लॉयर को क्यों हायर किया जाता है यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आ जाएंगे कि आप लॉयर क्यों कर रहे हो। तो सी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो कि पार्ट टाइम, यहाँ पर पार्ट टाइम का जो है लिमिट है वो 28 आवर्स है। तो बहुत सारे बंदा या बंदी इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनको लगता है हमारे पास तो वीज़ा है, इमिग्रेशन तो हमारा कुछ करेगा ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कैश में काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे 3-4 डबल वर्क ये करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको काम करना है, आप एक ही ऐसे पर्टिकुलर जगह पर काम करो, जैसे कि हफ्ते में 3 बार हो गया, हफ्ते में 4 बार हो गया, अगर ऐसे काम करो 5-5 घंटे या फिर 12 से 9 या फिर ऐसे 7-7 घंटे 3 बार काम कर लिया फिर भी चल जाता है। अगर 2-2 काम करते हो फिर प्लस कैश, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कैशिंग में काम करने के बाद पता नहीं चलता है, लेकिन खैर एनीवेज, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए रहेगा तो डिटेल में मुझे लेट में कमेंट करके बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो काम जो होता है डबल वर्क किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों के पीछे, बहुत सारे लोग इसके पीछे मजबूरी होती है, किसी को अपना खर्चा खुद से उठाना होता है। तो मोस्टली यहाँ पे 70 to 80% ऐसे बंदे होते हैं जिनको अपना खर्चा खुद से उठाना होता है, स्कूल फीस भरनी होती है एंड घर पे भी पैसा भेजना होता है। ये डिपेंड करता है पर्सन आता कहाँ से है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ज्यादा वर्क कर देते हैं, तो उनका जो है स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बोला जाता है आपको जो नेकिन का इनकम होता है पर ईयर का वो 13 lakhs होना चाहिए। यहाँ की जापानीज करेंसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, हैको सांजोमांग होना चाहिए, जो एकदम 28 आवर्स के हिसाब से परफेक्ट होता है। अब ज्यादा उसमें वर्क नहीं कर सकते, तो वो हैको 13 lakhs आपको डिवाइड करना है 12 मंथ्स में। तो आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, किसी मंथ में आप ज्यादा काम कर सकते हो, किसमें काम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी रिकॉर्ड होता है वो आपकी सिटी ऑफिस में ऑलरेडी सेव रहता है। तो आप ऐसा कुछ ये बोल नहीं सकते हो कि मैंने ये काम नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ठीक है। तो इसमें अगर आप डबल वर्क करते हो तो आपको यहाँ पर लॉयर की मदद लेनी बहुत जरूरी होती है। तो लॉयर जो होता है, बहुत सारे मेरे जो नेपाल के फ्रेंड्स है, दे वर्क हार्ड, और नेपाल के लोग जो है यहाँ पे जो भी रहते हैं जापान में, दे लिटरली वर्क हार्ड। मैं क्या बताऊँ, इतना मेहनत करते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब सोते बहुत कम है यार, 2-2 3-3 घंटा सोते हैं सिर्फ, और इतना मेहनत करते हैं, मैं जस्ट उनको क्या बोलूं। तो वो जो लोग हैं, वो लोग जो है साल का बहुत ज्यादा उनकी इनकम हो जाती है, तो वो लोग लॉयर को हायर करते हैं। और लॉयर हायर करने के बाद कुछ केसेस में आपको वीजा मिल जाता है, कुछ केसेस में आपको वीजा नहीं मिलता है।
तो जैसे भी अगर आप, वो आपकी कंपनी पे भी प्लस डिपेंड रहता है कि आप कंपनी कैसे चूज करते हो, ठीक है। तो कंपनी अगर आपकी ब्लैक में नहीं है तो आपको 1 या फिर 2 साल का वीजा या फिर 3 साल का वीजा मिल जाता है। एंड अगर आप ऑल क्लीन हो तो आपको कोई डरने की बात नहीं रहती है। आप लॉयर हायर ना करो तो भी जो आपको कंपनी पेपर्स प्रोवाइड करती है, तो बस वो लेकर आपको इमिग्रेशन जाना रहता है, फॉर्म फिलअप करना रहता है। बहुत ईजी स्टेप्स है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस बोला जाता है कि वर्क वीजा में ये, वर्क वीजा में वो, बस हैंड जस्ट सबमिट करना पड़ता है। अगर आप ऑल क्लीन हो, आपने कभी ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करा है, आपकी स्कूल की अटेंडेंस प्रॉपर है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती जापान में, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने सेमनगाको वालों के लिए बता दिया, जो जापानीज के बाद सेमनगाको वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल जाते हैं उनके लिए बता दिया। अब मैं आती हूँ यूनिवर्सिटी एंड मास्टर स्टूडेंट्स के ऊपर। तो देखो, यूनिवर्सिटी को यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्जा दिया जाता है, बिकॉज 4 साल का कोर्स होता है और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू जो वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं। एज कम्पेयर टू उनसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जो भी है, वो लोग अगर कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सैलरी जो है ज्यादा रहती है। तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका वीजा वो डिपेंड करता है पर्सन पर। अगर आपने ज्यादा काम करा है और यूनिवर्सिटी जाने के बावजूद भी अगर आपने ज्यादा काम करा है, तो अगर आप एक्स्ट्रा हो, उनको ऐसा लगा डाउटफुल हो, आप ये हो वो हो, तो वीजा के जो ईयर्स है वो कम हो जाते हैं। और मैक्स टू मैक्स अगर आप अच्छे क्लीन हो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 ईयर्स का वीजा यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस, आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया कि वर्क वीजा कैसा है। तो बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारा बोला होगा ये वो डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एकदम स्ट्रेट हो, कुछ अपने करा नहीं है, एकदम परफेक्ट, आपकी अटेंडेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें देखो यहाँ पे ध्यान रखो आप जब भी जापान आते हो। अटेंडेंस, स्कूल पर आ रहे हो, स्कूल की पढ़ाई करने के नाम पर आ रहे हो, तो पढ़ाई भी ईमानदारी से ही करो। अटेंडेंस कंपलसरी है। और आपका जो वर्क टाइमिंग है और जो आप अर्निंग है वो भी आपकी मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो हाकुसान जो मंग बोला है उससे ऊपर अगर चली जाती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वीजा के लिए भी। एंड आपका जो एक रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे आपको टैक्सेस अच्छे भरने होते हैं। टैक्सेस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते चलते हो तो आपको बहुत इजी जो है वर्क वीजा जापान में मिल जाता है। एंड यही था, थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, क्योंकि मुझे बहुत सारे बोलते हैं यार लोग, और मैं ऐसे अभी आजकल ज्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, तो इस सब टॉपिक पर मेरे पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स है इन सब बातों के लिए। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस करा है यहाँ पे 6 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पर आकर। जो इतना एक्सपीरियंस है ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली यहाँ वहां से और मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं। और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड येस, ऑनवर्ड्स अभी से बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, वीजा के रिलेटेड भी आएंगे, कुछ और रिलेटेड भी आएंगे, ब्यूटी के रिलेटेड भी आएंगे। तो प्लीज जैसे इसमें सपोर्ट करते हो उसी में भी वैसे ही सपोर्ट किया करो। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, टिल देन गाइस, बाय बाय।